आपने द मैन हु बिल्ट अमेरिका ये टीवी सीरीज का नाम तो सुना ही होगा। इस सीरीज में बताया गया है कि कैसे हाईली इंटेलिजेंट लोगों ने अमेरिका को बनाया जैसा वो आज है। भारत देश में आपको कई नाम बताए गए जिन्होंने भारत को बनाया जैसे वो आज है, लेकिन इन सब में एक नाम शायद आपने सुना होगा या कहीं तो पढ़ा होगा। मुंबई के गिरगांव चौपाटी के बाजू से गुजरते हुए एक रोड जाता है जिसका नाम है जगन्नाथ शंकर सेठ रोड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये आदमी है कौन, जिसे आज भी कई बुद्धिजीवी लोग और राजनीतिक लोग द मैन हु बिल्ट मुंबई कहते हैं? जगन्नाथ शंकर सेठ ये वही आदमी हैं जिनकी वजह से हमें सेंट्रल रेलवे मिली है, उन्हीं की वजह से ही ग्रांट मेडिकल कॉलेज मिला है और उन्हीं की वजह से ही मुंबई की खूबसूरती हम देख सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि गोदरेज फैमिली के पास आज मुंबई की 3400 एकड़ जमीन है जिसकी आज की प्रॉपर्टी वैल्यू 80,000 करोड़ रुपीस है। लेकिन आज आप ये भी जान लो कि इसी मुंबई में जगन्नाथ शंकर सेठ की सैकड़ों एकड़ जमीन थी जो उन्होंने दान कर दी और उसी जमीन पर आज का साउथ मुंबई खड़ा है। जगन्नाथ शंकर सेठ मुरकुटे, जिन्हें मुंबई में लोग नाना नाम से पुकारते थे। नाना का जन्म एक मराठी फैमिली में कोकण में हुआ। उनके पिताजी शंकर सेठ हीरो के और सोने के व्यापारी थे और कोकण में मुरकुटे फैमिली का बड़ा नाम था। बिजनेस खून में होने के कारण नाना ने कोकण छोड़कर मुंबई जाने का फैसला लिया और यही फैसला उनके लिए और मुंबई के लिए भी अच्छा साबित हुआ। लेकिन मुंबई आने के बाद उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जॉब करना शुरू किया और धीरे धीरे बिजनेस में भी अपने पैर जमाने शुरू किए। कोई आदमी विजनरी हो तो वो समाज में कितनी क्रांति कर सकता है, इसका एग्जाम्पल हमने महात्मा फुले के रूप में देखा ही है। अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आज के ज़माने में रतन टाटा जैसे लोग जिन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के लिए किया है और इस टाइप के लोगों में नाना का भी नाम आता है। नाना ने 1834 में बॉम्बे नेटिव स्कूल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। बाद में इसी स्कूल का नाम एलिफिंस्टन कॉलेज बन गया। समाज में सुधार अगर लाना है तो उसकी शुरुआत शिक्षा से ही होती है। इस विचार से ये कॉलेज आज भी भारत को हजारों इंटेलिजेंट स्टूडेंट दे रहा है। एलिफिंस्टन कॉलेज तो शुरू हुआ लेकिन इस कॉलेज में स्टूडेंट थे भारतीय और टीचर्स थे इंग्लिश। यहाँ पर नाना ने भारतीय शिक्षण पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप लिया और उन्होंने एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज फॉर इंडियंस ये मूवमेंट शुरू कर दी। आज आपने जिस भी भाषा में पढ़ाई की हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तो इसका श्रेय सबसे पहले नाना को ही जाता है। एल्फिंस्टन कॉलेज के सक्सेस के बाद नाना को भी हिम्मत आ गई और उन्होंने अपनी खुद की जमीन दान देकर ग्रैंड मेडिकल कॉलेज और जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। जिस मुंबई में सोने के भाव से भी ज़्यादा जमीन के भाव होते थे, उस मुंबई में नाना ने बड़ा दिल रखकर और भारत के प्रति निष्ठा से सैकड़ों एकड़ जमीन दान कर दी। ये सब समाज सेवा करते हुए नाना का अपने बिजनेस की तरफ भी बहुत गहरा ध्यान था। उन्हें समझ चुका था कि पैसा ही संपन्नता का आधार है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जो कि भारतीय रेलवे का अंग्रेजकालीन नाम था, इसे इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा योगदान नाना का रहा है और भारत की पहली मुंबई से ठाणे दौड़ने वाली ट्रेन की 100% डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नाना की ही कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म की थी। आज तक हम ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जो कि किसानों के लिए काम कर रही है या किसी धर्म के लिए या किसी समुदाय के लिए, लेकिन भारत में एकमेव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो कि व्यापारी, उद्योगपति और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए काम करती हो। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था द बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि जगन्नाथ शंकर सेठ जी ने 1850 में बनाई थी। अंग्रेजकालीन इंडियन मर्चेंट्स के लिए बिजनेस करना अंग्रेजों ने मुश्किल बनाया था। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लेना, रूल्स एंड रेगुलेशन इंडियन मर्चेंट्स बिजनेसमैन के लिए अलग थे और अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था भी पार्शियलिटी करते हुए अंग्रेजों की ही साइड ले रही थी। ऐसे हालात देखकर जगन्नाथ शंकर सेठ और उनकी द बॉम्बे एसोसिएशन ने अंग्रेजों के खिलाफ उनके ही कोर्ट में याचिका दाखिल करी। कोर्ट ने इन याचिकाओं को जल्दी सीरियसली तो लिया नहीं, लेकिन द बॉम्बे एसोसिएशन की कंसिस्टेंसी की वजह से धीरे धीरे हालात सुधारते गए। द बॉम्बे एसोसिएशन का सबसे बड़ा सक्सेस ये रहा कि भारतीय व्यापारियों को और यूरोपियन व्यापारियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेस अलग अलग थे। द बॉम्बे एसोसिएशन की वजह से ये टैक्सेस अंग्रेजों को इक्वल रखना भाग हुआ।
इसी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की वजह से मुंबई एक बड़ा कमर्शियल हब बन रहा था, लेकिन मुंबई सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे पड़ रहा था। मुंबई के रोड्स, सीवेज सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर लाइन, ये सब कुछ कुछ जगह पर ही अच्छी थी और वो भी इतनी एक्यूरेट नहीं थी। पीने का पानी क्लीन न होने की वजह से मुंबई में अक्सर कॉलरा, प्लेग जैसी बीमारियां आती रहती थी। बीमारियों की वजह से फैक्ट्री के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही थी। यहाँ पे भी नाना ने लाइफ चेंजिंग वर्क किया, जिससे मुंबई का एनवायरनमेंट हेल्दी हो गया। 1850 में नाना ने जिन जिन एरियाज को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता नहीं था, उन एरियाज के लोगों के लिए अंग्रेज सरकार के विपक्ष में वकालत की और उन सब एरियाज को पानी मिला कर दिया जिनको पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं था। हुआ ऐसे कि नाना की वकालत की वजह से अंग्रेज सरकार को विहार वाटर वर्क्स नाम का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। विहार तालाब मुंबई का पहला ऐसा तालाब बना जिसमें से पाइपलाइन के जरिए लोगों को पीने का पानी मिलने लगा। पीने के पानी का प्रॉब्लम तो नाना ने सॉल्व करके दिया, लेकिन खुली नालियों की वजह से मुंबई की सड़कों पर हमेशा दुर्गंधी आती रहती थी और बीमारियां भी फैलती रहती थी। नाना ने अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर 1850 में ही मुंबई में अंडरग्राउंड और ओपन ड्रेनेज सिस्टम का सपोर्ट किया। कमाल की बात तो यह है कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट 1872 में हुआ था, लेकिन उसके ही पहले मुंबई में ये फैसिलिटीज़ आ चुकी थी और इसका श्रेय जाता है नाना को, यानी कि जगन्नाथ शंकर शेठ मुरकुटे को।